मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि जो भी मैं आप कह रही हूँ उसको समझने का प्रयास बिल्कुल मत करना, बिकॉज खुद भी कंफ्यूज हो गए और आगे चल के और कंफ्यूज हो गए। उसको फील करने का प्रयास करना, जो भी मैं बताऊँगी। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हम जो समझने मैं बोलूँगी उसके बारे में आप लोगों को सिर्फ थोड़ा न्यूज़ से और 62 वर्ड्स और वो सब पता है। तो व्हाट आई एम गोइंग टू ट्राई टू टेल यू, ट्राई टू फील इट। मैं कहानी की तरह आपको बताऊंगी, तो इस टाइम ट्रैवल में मेरे साथ जानने की कोशिश करें। दिमाग को तो साइड में रख दो, ठीक? रेडी? चलो। तो चाइनीज मैडम पहला वाला, ठीक है। अब चाइनीज़ के लिए पेंटिंग क्या होता है, इमेजिन करो ये एक कैनवस है। तो चाइनीज़ पेंटिंग में क्या होता है, आपको यहाँ एक पेंटिंग मिल जाएगी, यहाँ पे आपको कैलीग्राफी मिलेगी और एक सील मिलेगी। इसीलिए चाइनीज़ के लिए जो पेंटिंग होती है वो एक समावेश होता है 3 चीज़ों का। पोएट्री, जो मैंने लिखा है शेर, कैलीग्राफी जिसको बोलते हैं शूफा, और पेंटिंग, ठीक है। तो उसे क्या बोलते हैं उसको छोड़ो, बट एक पेंटिंग जब भी आप एक चाइनीज़ पेंटिंग देखोगे उसमें 3 चीज़ें आपको मिलेंगी। एक तो जो पेंटिंग है, जो प्लस जो लिपि उसकी होगी जिसको हम कैलीग्राफी बोल रहे हैं, और एक सील। वो इसलिए है क्योंकि चाइनीज़ पेंटिंग और चाइनीज़ कैलीग्राफी दोनों के टूल्स सेम हैं। दोनों इंक यूज़ करते हैं, दोनों पेंट ब्रश यूज़ करते हैं, दोनों इंक स्टोन यूज़ करते हैं, और दोनों या तो पेपर में लिखा जाता है या सिल्क में। इसीलिए जो है कैलीग्राफी और पेंटिंग, इसलिए कहते हैं चाइनीज़ लोग कहते हैं कैलीग्राफी जो है वो पेंटिंग विद अ साउंड। मतलब अगर आवाज़ हो, आवाज़ से पेंटिंग करी तो वो कैलीग्राफी है, और बिना आवाज़ के अगर कुछ लिखा तो वो एक पेंटिंग है। तो इसलिए कैलीग्राफी, इनफैक्ट आपको चाइनीज़ पेंटिंग बहुत ज़्यादा मोनोक्रोमेटिक दिखेंगी। मोनोक्रोमेटिक मतलब 2 रंग, काला और सफ़ेद। बहुत सारी चाइनीज़ पेंटिंग में कलर्स का इतना ज़्यादा यूज़ नहीं है, वो तो बाद में लेटर और स्टेजेस में आया। पर जो बहुत क्लासिकल पेंटिंग्स हैं उसमें आपको यूजुअली सिर्फ ब्लैक इंक और वाइट, बस उतना ही होता था। नेक्स्ट, पहले हम चाइनीज़ पेंटिंग के बारे में देखते हैं। ये कैरेक्टर देख रहे हैं आप, लुकिंग लाइक अ कैनवस, राइट, जिसपे कुछ अंदर है। चाइनीज़ पेंटिंग के 2 स्कूल्स होते हैं। एक है शिएई, जिसका मतलब है फ्रीली अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करो। तो जो भी बहुत ज़्यादा ग्रेजुअल लैंडस्केप्स होंगे या जो बहुत ज़्यादा ग्रेजुअल स्ट्रोक्स होंगे उसमें वो इस स्कूल में आएंगे। और जो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड स्ट्रक्चर होगा, जैसे चिड़िया का डिटेल्ड स्ट्रक्चर या एक बहुत ज़्यादा डिटेल्ड स्ट्रक्चर होगा, वो दूसरा वाला स्कूल आएगा, जैसे है स्कूल। ठीक है, इतना ही जानो, उसके बियॉन्ड जाने की ज़रूरत है। अब चाइनीज़ पेंटिंग और इंडियन पेंटिंग में जो बेसिक फ़र्क है वो समझो। चाइनीज़, जैसे इंडिया में क्या होता है, पेंटिंग कैसे शुरू हुआ? फोक पेंटिंग में अगर हम जाएं तो दीवारों पे पेंटिंग होती थी, राइट। वी हैव गॉट भीमबेटका एज एन एग्जाम्पल, वी हैव गॉट मधुबनी स्कूल ऑफ पेंटिंग एज एन एग्जाम्पल। चाइना में ऐसे नहीं हुआ। चाइना में क्या हुआ, पेंटिंग का जो फॉर्म हुआ वो स्क्रोल से डेवलप हुआ। स्क्रोल पता है? नहीं। स्क्रोल क्या होता है, याद है वो पहले पुराने ज़माने में इतना बड़ा वो लिख के पढ़ते थे, आपको राजा ने ये कहा है, लाइक वो क्या होता था, समझ लो इसका हाफ, राइट। तो अब अगर आप कैनवस आपका हाफ है, मतलब आपका ब्रेथ छोटा है, लेंथ बड़ा है। प्लस चाइनीज़ लोग अपने दरवाज़ों पे क्या करते हैं, इन स्क्रोल्स को सजाते हैं। तो आपका जो है ब्रेथ छोटा, लेंथ बड़ा, तो आपकी पेंटिंग का साइज ब्रेथ में बड़ा नहीं होगा, लेंथ में ज़्यादा, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा कि आपकी जो पेंटिंग होगी वो एक, जैसे दरवाज़ा है मान लो, तो यहाँ पे एक स्क्रोल, यहाँ पे एक स्क्रोल, यहाँ पे एक स्क्रोल और यहाँ पे, और चारों स्क्रोल्स में पेंटिंग प्लस राइटिंग प्लस सील, तीनों चीज़ें होंगी। अब सील मतलब ठप्पा। हर सील का अपना एक अलग महत्व होता है। जैसे इंडिया में हम लोग ऑथर्स क्या करते हैं, अपना नाम लिख देते हैं साइड में। चाइनीज़ में रेड सील इज़ अ मार्क, और वो जो रेड सील जो बनती है उसमें अपना एक कैरेक्टर बना हुआ होता है, जिसकी अपनी एक खास लिपि होती है। वो सील ज़रूरी नहीं ऑथर का नाम बताए, वो सील उसका व्यथा बता सकती है, वो उसका टाइम पीरियड बता सकती है, या वो जो अपने बारे में बताना चाह रहे हो वो बता सकती है, नॉट नेसेसरली द पर्सनस नेम। अच्छा, एक और चीज़ हुआ चाइना में, जनरली हम ये मानते हैं कि कोई भी आर्ट फॉर्म जो है, अगर वहाँ का राजा उसे इनकरेज करता है, उसको फंडिंग देता है, तो वो आर्ट फॉर्म इनकरेज हो जाता है। बट चाइना में ऐसा नहीं हुआ। चाइना में
टाइम आया था जिसको कहते हैं वॉरिंग स्टेट्स पीरियड, जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे राज्य थे और बहुत आपस में युद्ध करते थे। इससे चाइनीज़ पेंटिंग को बहुत फ़ायदा हुआ, क्योंकि आपस में सब लड़ते थे, तो कोई भी एक फॉर्म ऑफ आर्ट फ्लरिश ही नहीं हुआ। उससे जो फोक आर्ट था वो कभी भी मार्जिनलाइज हुआ ही नहीं, सबका सब आर्ट मेन स्ट्रीम में चलता रहा। तो इसीलिए कोई भी हम एक फॉर्म ऑफ आर्ट को नहीं बोलता अच्छा दिस इज़ चाइनीज़ आर्ट, एवरीथिंग वाज चाइनीज़ आर्ट। प्लस उनका कैलीग्राफी, जो उनका राइटिंग स्टाइल है, वो क्योंकि अल्फ़ाबेटिक मोड में तो कभी गया ही नहीं, तो वो खुद एक पेंटिंग का पार्ट बना है। तो इसलिए चाइनीज़ पेंटिंग जो है वो कभी भी एक जिसे कहते हैं मार्जिनलाइज्ड फॉर्म में नहीं आया, कला के फॉर्म में नहीं आया। सो पेंटिंग वाज ऑलवेज यू कुड से अ पार्ट ऑफ द करिकुलम। इनफैक्ट चाइना में एक जैसे आजकल यूपीएससी होता है इंडिया में, चाइना में बहुत एंशिएंट टाइम्स में यूपीएससी का एग्ज़ाम होता था, वो बहुत टफ माना जाता था। और उस फॉर्म का एक पेपर स्पेशली होता था कैलीग्राफी, जिसमें अगर आपकी जितनी सुंदर लिखावट होती है उतने आपको अच्छे नंबर मिलते हैं। और उसमें रैंकिंग होती थी, और जो बहुत टॉप मोस्ट होता था वो राजा का मंत्री बनता था, उसके नीचे उसका संतरी, इस तरीके से उसकी रैंकिंग होती थी। और वो ऐसा एग्ज़ाम होता था जिस पे बहुत सारे लिटरेचर लिखा गया है कि उसको पढ़ते पर उसको क्लियर करने के चक्कर में कितने बड़े बड़े स्कॉलर्स जो हैं वो पागल हो गए, तो उसे क्लियर नहीं कर पाए, अपना पूरा जीवन उन्होंने निकाल दिया। तो कैलीग्राफी की वो ऐसे इंपॉर्टेंट एग्जाम में कैलीग्राफी एक प्रॉपर सब्जेक्ट होता था, एक पेपर होता था जो कंपल्सरीली आपको क्लियर करना होता। अब चाइनीज़ पेंटिंग के कुछ होते हैं, हर बार जो है अगर हमें कुछ बताना है, जैसे अगर मैंने एक लैंडस्केप बनाना है या नेचर की पेंटिंग करूँ, तो ज़रूरी नहीं है कि मैं वहाँ की सुंदरता को ही बता रही हूँ, मैं कुछ और बता रही हूँ। जो देखने वाला अगर आपको पता है कि इसका क्या अर्थ है, समझ आ जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। बैम्बू अगर बनाऊंगी तो आपको लगेगा अच्छा उसका खेत है, बैम्बू का खेत है, बट ऐसा नहीं है। बैम्बू अगर मैं बना रही हूँ तो मैं बता रही हूँ वो स्कॉलर जो इतना दुखी, और एंशिएंट चाइना में स्कॉलर बनना बहुत टफ होता था, क्योंकि ना आपके पास खाने को होता था, ना आपको उतनी रिस्पेक्ट होती थी। एंशिएंट चाइना काफ़ी भुखमरी का शिकार रहा है। तो इसलिए ऐसे लोग जब स्कॉलर्स बनते थे, तो ऐसे लोग जो है वो ये दिखाते थे कि हमें जो है परिस्थितियाँ हरा सकते पर हमारी स्पिरिट को तोड़ नहीं सकती हैं। तो बैम्बू अगर किसी पेंटिंग में आपको दिखता था तो उसका अर्थ ये होता था। सिमिलरली जेड पता है क्या होता है? जेड एक हरे रंग का स्टोन होता है, और जो अहमियत एंशिएंट इंडिया में गोल्ड की रही है या किसी और धातु की रही होगी, एग्जैक्टली वैसे ही अहमियत जेड की रही है। आज भी चाइना में जो है जेड के बैंगल्स मिलते हैं, ग्रीन कलर, दैट डिपिक्टेड प्योरिटी, लॉयल्टी। ठीक है। ड्रैगन, जब हम ड्रैगन सोचते हैं हमारे दिमाग में वो अंग्रेजी फिल्मों के ड्रैगन आते हैं, मुंह से आग निकल रही है, 2-3 सर है। चाइनीज़ ड्रैगन कभी भी ईवल रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, वो भगवान है, वो रॉयल्टी रिप्रेजेंट करते हैं, वो फर्टिलिटी। चाइनीज़ ड्रैगन के मुंह से कभी भी आग नहीं निकलेगी, पानी निकलेगा। कभी भी वो 4 सर का नहीं होगा, 1 सर का होगा, क्योंकि वो बारिश का देवता है, वो फर्टिलिटी रिप्रेजेंट करता है, वो रॉयल्टी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। ऐसे ही ट्रेन, मैंडरिन डक्स, आज भी शादियों में लोगों को जो नया जोड़ा होता है उसको लोग डक्स का एक पेयर रिप्रेजेंट करते हैं, टू शो द वेडिंग कंपैटिबिलिटी। सिमिलरली ऑर्चिड्स, ये कन्फ्यूशियस के बारे में कुछ पता है आप लोगों को? कन्फ्यूशियस का एक सिंपल प्रिंसिपल था, प्रजा राजा के लिए है, पुत्र पिता के लिए है, और समाज जो है वो सामाजिक अधिकारी के लिए। तो अगर प्रजा ने राजा की नहीं सुनी तो वो बहुत ही ईवल है, गलत है, अनएथिकल है। अगर पुत्र ने पिता की नहीं सुनी, बगावत की, तो वो बहुत ही गलत है। अगर जो समाज है उसने अपने अधिकारी की, जो क्लैन का जो राजा जो प्रमुख होता था उसकी नहीं सुनी, सरपंच जो होता उसकी नहीं सुनी, तो बहुत गलत है। तो ये मानसिकता सिर्फ कन्फ्यूशियस में थी, जो एंशिएंट चाइना में बहुत जकड़ी हुई थी। इसलिए पिता चाहे कितना ही गलत करे, पुत्र को मानना ही और उसे अच्छा पुत्र स्थापित अपने आप को करना। राजा कितना भी क्रूर हो, प्रजा को उसकी सुननी है। राजा चाहे तो आपको देख के कहे इसको मरवा दो यार, ठीक है मरवा दो, राजा ने कहा मरवाना पड़ेगा। ठीक है। और वो जो मर रहा है वो भी कहेगा हाँ राजा का हुक्म है, मैं मरूंगा खुशी खुशी। तो ये सब जो है ओके, विंटर प्लम एंड पाइन ट्री। लेकिन ऐसा नहीं था कि उस टाइम के पॉलिटिकल जो भी
वहाँ पर समस्याएं थी, उससे लोग खुश थे। तो जो लोग भी दुखी थे पर डरते थे कि पकड़ लेंगे हमें, राजा हमें पकड़ लेगा, वो विंटर एनवायरनमेंट जैसे प्लम्स हो गया, प्लम पता है फ्रूट होता है, और पाइन्स हो गए, ये सब दिखाते थे कि हम जो हैं इतने हार्श एनवायरनमेंट में, इतने क्रूर एनवायरनमेंट में भी हम सर्वाइव कर जाएंगे। तो स्पिरिट ऑफ सर्वाइवल को दिखाना होता था। तो पेंटर्स बोलते नहीं थे, वो सिर्फ बना देते थे विंटर एनवायरनमेंट, 2 चिड़िया बनाएंगे उसके आसपास, और वो समर वाली चिड़िया विंटर का एनवायरनमेंट, राइट। तो समर की चिड़िया है, विंटर का एनवायरनमेंट है, एंड दे वुड डिपिक्ट वी सी किंग वी डू नॉट अग्री विद द एनवायरनमेंट यू हैव स्प्रेड, जैसे आपका वो मौन आंदोलन था। ओके, कैलीग्राफी। कैलीग्राफी क्या होता है? पता है कैलीग्राफी क्या होता है? लिखने की कला। चाइनीज में लिखने की कला कहते हैं। अब कोई भी चाइनीज कैरेक्टर जैसे मैंने यहाँ बनाए हैं, उसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है रेडिकल और एक होता है कैरेक्टर। अब ये है, जैसे मैंने पहले जो बनाया है वो है, ये है स्पीच रेडिकल, ठीक है, स्पीच रेडिकल। तो जो भी बोलने में जो भी चीज़ें यूज होती हैं, जो भी भाषा, कन्वर्सेशन, ऐसे जो भी शब्द होंगे उसमें आएगा ये रहा। ये है पुरुष रेडिकल, मैन रेडिकल। ये है फीमेल रेडिकल। ये है चाइल्ड रेडिकल, ठीक है। अब कई कैरेक्टर्स होते हैं जो कुछ रेडिकल्स को मिला देते हैं। जैसे अभी मैंने बताया कि कुछ एक पार्ट होता है रेडिकल, एक होता है कैरेक्टर। जैसे अगर आप ये वाला जाओ, इसमें है ये मैन रेडिकल, पुरुष रेडिकल, राइट, और इसमें एक कैरेक्टर। लेकिन कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जिनको मैं अगर 2 रेडिकल्स मिला दूँ तो वो यूज होते हैं। जैसे ये वुमन रेडिकल और ये चाइल्ड, इनको मैंने मिला दिया तो इसका अर्थ बन गया गुड। माँ की गोद में बच्चा, इससे अच्छी क्या बात हो सकती? तो इसका अर्थ क्या है? अच्छा, ठीक। ऐसे ही ये है हार्ट रेडिकल, दिल का रेडिकल। तो जो भी आपके इमोशनल रिलेटेड वर्ड्स होंगे, प्रेम, नफरत, सब में आएगा ये हार्ट का रेडिकल, ठीक है। ऐसे ही ये है घर का रेडिकल, रूफ। और ये मैंने बनाया हाथी, ठीक। अब इन दोनों को अगर मैं जोड़ती हूँ, इसका मतलब बनता है फैमिली। हाथी हमेशा झुंड में रहते हैं, राइट, हमेशा एक पारिवारिक मोड में रहते हैं। तो हाथी एक परिवार, फैमिली, दैट इज व्हाट इट हैज कम अक्रॉस, ठीक। अब अगर मैं आप होंगी तो मैं कहूँगी ये ना विमेन दिख रहा है, ये ना बच्चा दिख रहा है, ये कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो ज़बरदस्ती कहने की बात है, ठीक है। मैंने भी जब शुरू किया था मैंने यही कहा था, तो ज़बरदस्ती की बात है, ना ये महिला दिख रहा है ना ये बच्चा दिख रहा है। मैडम ये जो हम पढ़ रहे हैं ये है इसका सिंप्लीफाइड वर्जन, ठीक है। लेकिन ये सिंप्लीफाइड वर्जन है, ये है कैरेक्टर का डेवलपमेंट, कैसे ये कैरेक्टर यहाँ तक पहुँचा। मैंने क्या बताया था, क्या है मैन रेडिकल, राइट। कहाँ से मैन दिख रहा है? कहीं एंगल से देखो ना, कौन सा मैन तुम्हें ऐसा दिखा? नहीं दिखा, नहीं। ये एक्चुअली में इसको टिल्ट करो तो ये है ये पर्सन वॉकिंग, इंसान जो चल रहा है, ठीक है। और ये आज का है। शुरुआत में ये ऐसा था, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा, तब जाके ये हुआ। लुक एट द ड्रैगन रेडिकल। ड्रैगन रेडिकल ऐसा था, होते होते ऐसा हो गया। चिड़िया ऐसी दिखती थी, एक्चुअल चिड़िया, इट वाज लुकिंग लाइक अ चिड़िया की फोटो, राइट। होती होती ये दिख गई। भेड़ के साथ तो बहुत ही बुरा हुआ, राइट। यहाँ पहुंच गया। सांड, बेचारे को पता भी नहीं होगा इसके साथ ये हो रहा।
रीच देयर। ठीक, तो ये कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट हुआ है प्रीवियस में। कैलीग्राफी क्या है? चाइना में क्योंकि बहुत सारी डायनेस्टीज हैं, तो इसीलिए वहाँ पे जो है बहुत सारे सील्स मिले हैं। तो जो पहला जो बोन पे जो स्क्रिप्ट्स मिले थे, उसमें मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। पहला वाला क्या लिखा मैंने? बोन स्क्रिप्ट, राइट। उसमें जो है सूरज को ऐसे बनाते थे, सूरज ऐसे ही दिखता है मोर और लेस, राइट। उसके नीचे सील स्क्रिप्ट, मैंने बताया था चाइनीज पेंटिंग्स में सील लगती है। अब सील में बिठाने के लिए हमें हमेशा स्ट्रेट लाइंस यूज करनी पड़ती है, हम गोल या कर्व्ड नहीं यूज कर सकते। तो उसमें सूरज को ऐसे डिपिक्ट करते थे, ठीक है। फिर आया क्लेरिकल स्क्रिप्ट। क्लेरिकल स्क्रिप्ट ये वो स्क्रिप्ट थी जिसमें हम ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स लिखते थे। अब एक क्लर्क या फटाफट लिख दो, उसके पास स्ट्रेट लाइंस बनाने का टाइम नहीं है, तो उसने उसको कर दिया ऐसे, ठीक। अब आया स्टैंडर्ड स्क्रिप्ट जो हम पढ़ाते हैं, तो इसलिए सूरज का आज कैरेक्टर है ऐसे, ठीक। अब फिर है सेमी कर्सिव स्क्रिप्ट और फिर है कर्सिव स्क्रिप्ट है रनिंग हैंड। मेरे पास टाइम नहीं है ऐसे उठाकर, तो मैं इसको अगर बनाऊंगी तो मैं ऐसे बनाऊंगी। मोस्ट चाइनीज जो लिखते हैं वो ऐसे लिखते हैं। कहाँ से? दिस कैरेक्टर डेवलप फ्रॉम हियर, गॉट इट? सो अगर आपका कैरेक्टर, जो मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, अगर आपको ये लिखना है ये, और चाइनीज कैरेक्टर में हमेशा स्ट्रोक ऑर्डर होता है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ भी कहीं से बना दूँ, मेरे को प्रॉपर ऑर्डर पहले ऐसे ही बनाना पड़ेगा, फिर ऐसे और फिर ऐसे, ठीक। इज इट विजिबल? दिख रहा है? लेकिन अगर मैं इसको अगर रनिंग हैंड स्टाइल में लिखूंगी तो ये बन जाएगा ऐसे। कुछ सिमिलैरिटी है? नहीं, तो यही पढ़ना पड़ता है, ठीक, राइट। तो इसी तरीके से कैरेक्टर्स कैरेक्टर्स इसी तरीके से डेवलप हुए। नेक्स्ट, ओके। अब मैं आपको बता दूं कनेक्शन क्या है पेंटिंग में और उसमें। मैंने बताया था स्क्रोल्स यूज होते हैं। जैसे एग्जांपल ये स्क्रोल है, तो उसने 4 स्क्रोल्स उसको चाहिए थे, तो उसने पेंटिंग अपने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दी। यहाँ पे क्लियर नहीं आया, स्क्रिप्ट लिखी हुई है, तो कैलीग्राफी, और यहाँ पे लाल कलर की सील, ठीक है। तो ये जो लाल कलर की सील और स्क्रिप्ट एक स्टैंडर्ड एग्जांपल ऑफ क्लासिकल पेंटिंग, जो चाइनीज पेंटिंग, ये उसका स्टैंडर्ड एग्जांपल है। तो आप देखो तो उसमें उसने लेंथ का ज़्यादा यूज़ किया है कंपेयर टू द विड्थ का, राइट। ओके, क्या पेंटिंग डिपार्टमेंट क्या है? मैम कैलीग्राफी क्या है? रफ ड्राइंग है, रफ ड्राइंग, आई गॉट बेसिक। कहाँ है पेंटिंग डिपार्टमेंट? कोई दिक्कत नहीं। मैम ये कैलीग्राफी है और इंक से बना हुआ। कुछ बनाया हुआ है तो बताऊंगी तो बहुत बढ़िया। मैम बताइए। वाटरफॉल और ये क्लासिकल पेंटिंग में आता है। ये लॉर्ड म्यूजियम में पेरिस में रखा हुआ है। इसकी अगर बोली लगे तो ये कितने अरबों डॉलर में बिके आपको पता भी नहीं, ये इतनी पुरानी है। देखने में क्या लगे तो मेरा भांजा बना दे, 3 साल का है नहीं, बट दिस इज एक्चुअली द कैस्केडिंग वाटरफॉल, वाटर मेलोडी इसका नाम है, ठीक है। नेक्स्ट, ये बुद्धिस्ट पेंटिंग्स हैव बीन फॉर्म्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ओल्डेस्ट चाइनीज पेंटिंग्स जो है वो बुद्धिस्ट पेंटिंग्स हैं, जो कि केव्स खंडरों में मिली हैं। वहाँ के लियाओनिंग, लोयांग के बहुत सारे खंडर हैं, वहाँ पे ये पेंटिंग्स मिली हैं, उनमें भी कैलीग्राफी है। ये मंडल है, टोटल मंडल, जिस जो बुद्धिज्म के होंगे, अच्छा नहीं है तो बुद्धिज्म के होंगे, वो समझेंगे कि ये वो है बुद्धिज्म का बहुत, उसमें भी इन्होंने कैलीग्राफी यूज की। तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, नो पेंटिंग वाज एवर कंप्लीट without a calligraphy and no calligraphy was ever complete without a painting, ठीक है। कर दिया है इसमें एक्चुअली इन्होंने पूरा उसके वो बताया हुआ है, the elements of being a true Buddhism। तो इसमें आपका कर्म थ्योरी आ जाएगा, इसमें आपकी वो सब जो लोटस मंडल जो है
उसका पूरा डिपिक्शन उन्होंने राइटिंग में भी दिया है बीच में। जैसे आपने एक बनाया था ना शाकतंत्र के टाइम पे यहाँ पे, वो एक अलग चीज़ थी। बट ऐसे बट हम इंडियन पेंटिंग्स दे नेवर यूज द अल्फ़ाबेट्स। कई कुछ जगह करते हैं बट जनरली नहीं करते। बट चाइनीज़ पेंटिंग्स में हमेशा कहीं ना कहीं वो आपको कैलीग्राफी होगी ही होगी, इफ नॉट विद इन द पेंटिंग देन द आउटसाइड ऑफ द फ्रिंजेस ऑफ इट, बट इट ऑलवेज बी। ये कहाँ पर मिली? ये मॉडल किसी का ड्राइंग है या किसी केव से है? ये केव से है, तुनहुआन केव से है, चाइना में ही है। चाइना में बहुत सारी बुद्धिस्ट पेंटिंग्स हैं। इनफैक्ट आपको बुद्धिज़्म का इतना वो यहाँ नहीं मिलेगा जितना वहाँ पे संरक्षित है। ओके, थैंक यू।